नमस्ते दोस्तों। आज हम जो लेसन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो प्रेजेंट टेंस का है और उसका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट सब टेंस है और जिसका टाइटल है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है, नंबर 1 टॉपिक है ये 12 टॉपिक्स में से। इसमें बहुत सारे आपको रूल्स पढ़ने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे अर्जुन रोज फुटबॉल खेलता है। सबसे पहली बात यह है कि आपको कोई भी सेंटेंस पढ़ने के बाद ये पता लगना चाहिए कि वो किस टेंस से है, क्योंकि यूपी बोर्ड में ट्रांसलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि आप जो कुछ भी इंग्लिश में लिखते हो वो ट्रांसलेट करके लिखते हो, तो आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब भी कभी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहली बात आपको ये पता लगना चाहिए कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है हिंदी में उसका टेंस क्या है। जब तक आपको टेंस नहीं पता लगेगा, जब तक आपको उसका सब टेंस पता नहीं चलेगा, आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस होंगे हिंदी में, जैसे ये है अर्जुन रोज फुटबॉल खेलता है, तो एक तो ये चीज आपको हेल्प कर सकती है कि इन हिंदी सेंटेंसेज में लास्ट में ता है, ती है, ऐसे शब्द आ सकते हैं। जब आप न्यू स्टाइल स्टडी करते हो अपनी जनरल इंग्लिश जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो उसमें ये रूल्स में बहुत सारी बातें शेयर की गई हैं कि जिन सेंटेंसेज के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं ऐसे शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। लेकिन मैं यहां एक बात और ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि और कोई सेंटेंस इस कैटेगरी में नहीं आ सकता। और भी बहुत सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ सकते हैं और जरूरी नहीं कि उनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द हों। थोड़ा एडवांस लेवल पे हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जितना आपके सिलेबस में है वहां तक ही लिमिटेड रखेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। आगे अपने एडवांस चैप्टर्स में जो बोर्ड एग्जाम के बाद हम अपलोड करेंगे उसमें हम माइक्रो लेवल पे भी जाएंगे। तो फिलहाल आप समझिए ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आ सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में। और इसमें हमें प्रेजेंट की हैबिट्स पता लगती हैं। यूनिवर्सल फैक्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं शेयर कर रहे कि बोर्ड एग्जाम के नजरिए से जितना जरूरी है सिर्फ वहां तक हम अपने आप को लिमिट रखें, क्योंकि हमारे पास केवल 18-20 दिन का टाइम है। तो हम चाहते हैं हर टॉपिक को हम यहां आपके साथ कवर कर पाए। तो जिन सेंटेंसेस के टेल में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं या जिनसे प्रेजेंट की कोई हैबिट पता लग रही है, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? अर्जुन। सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ करता है, कर्ता को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में पता लगा, फिर आपको पता लगना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है यहां पर फुटबॉल, और वर्ब क्या है? खेलता है। तो अगर आपको अपने हिंदी सेंटेंस में SVO सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना आ जाता है, तो फिर आगे के लिए आपको काफी आसानी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सेंटेंस का टेंस पता करें कि वो किस टेंस का है, उसका सब टेंस क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द वाले सेंटेंस आते हैं, और जिसमें प्रेजेंट की हैबिट जाहिर हो रही हो, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। जैसे मैं चाय पीता हूं, तो इससे पता लग रहा है कि मुझे प्रेजेंट में ये हैबिट है चाय पीने की। फिर आपको पता लगाना होता है अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस चीज के साथ वो एक्शन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट जो कुछ कर रहा है वो एक्शन यानी कि वर्ब। तो अर्जुन रोज फुटबॉल खेलता है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? अर्जुन प्लेज फुटबॉल डेली। तो जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा वर्ड कहां पे लिखना है? हिंदी और इंग्लिश में एक बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। हिंदी में जितने भी सेंटेंस होते हैं वो S
ओ वी इस पैटर्न पर होते हैं। हिंदी में एस ओ वी यानी पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोहन दूध पीता है। तो आप ध्यान दीजिए, मोहन क्या है? सब्जेक्ट। दूध क्या है? ऑब्जेक्ट। और पीता है क्या है? वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेकिन इंग्लिश जब हम बनाते हैं इसकी, तो इंग्लिश क्या हो जाती है? मोहन ड्रिंक्स द मिल्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में जो एक रूट स्ट्रक्चर है वो है एस वी ओ, और हिंदी का जो रूट स्ट्रक्चर है वो है एस ओ वी। तो हिंदी और इंग्लिश में एक बड़ा डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस नहीं होता, अगर इंग्लिश में भी एस ओ वी ये रूट स्ट्रक्चर होता, तो हम वर्ड के नीचे वर्ड लिख सकते थे, सिर्फ हमें डिक्शनरी की जरूरत थी। लेकिन इंग्लिश और हिंदी के रूट स्ट्रक्चर में एक बड़ा डिफरेंस होने की वजह से यहां पे क्या है? एसओवी, और इंग्लिश में होता है एसवीओ। इसकी वजह से जब भी हम कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो वर्ड्स में क्या हो जाता है? पोजीशन चेंज। इधर का इधर, उधर का इधर, इस टाइप से चेंज आता है। ये जो ऑर्डर ऑफ वर्ड है कि कौन सा वर्ड कहां पे लिखा जाएगा, जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स क्या होगा, सेंटेंस में आने वाले वर्ड्स का ऑर्डर क्या होगा, कौन सा वर्ड कहां पे लिखा जाएगा, ये हमें किससे पता लगता है? स्ट्रक्चर से, जो कि अब हम आपके सामने यहां डिस्कस करेंगे। STRUCTURES, ये स्ट्रक्चर से हमें पता लगता है। जैसे किसी भी बिल्डिंग को जब हम बनाते हैं, तो कोई भी बिल्डिंग हो, BUILDING, उस बिल्डिंग का क्या होता है? कोई ना कोई मैप यानी कि नक्शा होता है, जो ये तय करता है कि गेट कहां पर होगा, विंडो कहां पर होगी, कौन सी वॉल कहां पर होगी। ये सारी सेटिंग बिल्डिंग की मैप से होती है। तो मैप देख करके बिल्डिंग का अंदाजा लगाया जा सकता है, और बिल्डिंग से हम मैप का आइडिया कर सकते हैं। वैसे ही हर सेंटेंस का, जैसे कि हर बिल्डिंग का कोई ना कोई मैप होता है, वैसे ही हर एक सेंटेंस का, चाहे वो सेंटेंस कोई भी हो, उसका कोई ना कोई क्या होता है? स्ट्रक्चर। STRUCTURE। तो जैसे बिल्डिंग के लिए मैप जरूरी है, वैसे ही सेंटेंस को सही से सेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर जरूरी है। तो हर टेंस का अपना एक सेटअप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINIT। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक्स आप स्टडी करोगे, जैसे आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टडी कर रहे हैं, तो हर टेंस के अंदर आपका सामना होता है वर्ब से। जितने भी सेंटेंसेज आपके सामने आएंगे, उसमें आपको 2 टाइप्स की वर्ब आपके सामने आपके सेंटेंस में होंगी। एक वर्ब होती है जिनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब्स। और सेकंड टाइप की वर्ब्स जो आपके सेंटेंस में होती हैं, उनको बोलते हैं हम मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, जैसा कि वर्ड से पता लग रहा है, ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। किसकी हेल्प करती हैं? मेन वर्ब की। जो मेन वर्ब होती हैं उनके अंदर क्या होता है? उनसे हमें एक्शन की पता लगती है कि एक्शन क्या हो रहा है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया प्ले, तो ये मेन वर्ब है, और इस प्ले से हमें पता लग रहा है कि सेंटेंस के अंदर क्या एक्शन हो रहा है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो ये बताती हैं हमें कि एक्शन का स्टेटस क्या है, एक्शन पास्ट में है या एक्शन प्रेजेंट में है या एक्शन फ्यूचर में है, किस टेंस के अंदर हो रहा है एक्शन,
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये जो नॉलेज हमें होती है सेंटेंस में, ये हेल्पिंग वर्ब्स को देख करके होती है। तो सेंटेंस में दोनों ही वर्ब्स का अपना एक रोल है। हेल्पिंग वर्ब्स ये हमें ये बताती हैं कि किस टेंस के अंदर है एक्शन, और मेन वर्ब से ये पता लगता है कि एक्शन है क्या। अब जैसे अभी हम क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं दोस्तों डू और डज। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, खासतौर से नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता, क्योंकि डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, ये सेंटेंस का इंटरोगेशन करने में और नेगेशन करने में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में प्ले करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो डू हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, या एक से ज्यादा लोगों के नाम जैसे अजय एंड विजय, सोनिया एंड गीता, अजय एंड सोनिया, एक से ज्यादा लोग, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ये सब किस में आएंगे? प्लूरल। और इनके साथ आपको क्या सपोर्ट करना है? डू। और डज का यूज कहां करेंगे आप? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, SINGULAR, सिंगुलर मतलब सिंगल, वन। तो इसमें आप ही, शी, इट या किसी सिंगल पर्सन के साथ, फॉर एग्जाम्पल अजय या सोनिया, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन जब सब्जेक्ट आपका वन पर्सन हो, तो वहां पे आपको क्या सपोर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? डज। अगर कहीं भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। और मैं बार बार आपको ये बात याद दिलाता हूं कि ये जो भी वीडियो में इंफॉर्मेशन हम देते हैं, ये केवल आपके सिलेबस की जो रेंज है उसको ध्यान में रखते हुए है। जब ये बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर हम अपने एडवांस चैप्टर्स अपलोड करेंगे, तो वहां पे इन्हीं टॉपिक्स के अंदर माइक्रो डिटेल्स भी होंगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस है कि जिस स्टैंडर्ड पर आपका एग्जाम होता है बोर्ड का इंग्लिश का, उस लिमिट को हम फॉलो करें। तो डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ये टू हेल्पिंग वर्ब्स हैं किस टॉपिक के अंदर? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं जो दूसरी वर्ब है, जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। जितने भी टेंसेज आप स्टडी करेंगे, उनके अंदर आपको मेन वर्ब भी मिलेगी। मेन वर्ब वो होती हैं जिनके अंदर किसकी इंफॉर्मेशन होती है? एक्शन की। इसी से हमें पता लगता है कि एक्शन क्या है। जैसे इस समय मेरा एक एक्शन क्या हो रहा है? लिखने का। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लिखना, राइट। जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं, इनकी कम से कम कितनी फॉर्म्स हैं? 4। अब वो 4 फॉर्म्स कौन सी हैं? जैसे राइट, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म हो गई रोट, WROTE। और फ्रेंड्स, इसकी थर्ड फॉर्म है रिटिन, WRITTEN। और इसकी जो फोर्थ फॉर्म है वो हो गई राइटिंग, WRITING। ध्यान दीजिएगा, जब हमने राइट को राइटिंग में कन्वर्ट किया है तो WRITE नहीं लिखा, ई को डिलीट कर दिया है। तो जिन वर्ब्स के लास्ट में फर्स्ट फॉर्म में ई आता है, जब उनको हम फोर्थ फॉर्म में शिफ्ट करते हैं, ING फॉर्म में शिफ्ट करते हैं, तो उनका ई डिलीट हो जाता है। ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट करता हूं, जिन वर्ब की फॉर्म्स में फर्स्ट फॉर्म में ई आता है, उनको जब ING फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनका ई कैंसिल हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और सेकेंड लास्ट लेटर के साथ हम ING लगा देते हैं, WRITING। ये इसकी ING फॉर्म हो गई। तो जितनी भी वर्ब्स आपके सामने आएंगी, उनकी ये 4 फॉर्म्स होंगी। कुछ बुक्स में आपको ये 5 फॉर्म्स करके दिखाई जाती हैं, वो इसलिए
कि कुछ बुक्स में फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसके 2 वर्जन होते हैं, सिंगुलर वर्जन और प्लूरल वर्जन, सिंगुलर प्लूरल, तो इनको अलग अलग शो कर दिया जाता है। तो फिर ये आपको 5 नजर आएंगी, 1 2 3 4 5। वैसे नॉर्मली ये डिवीजन 4 का है। ये जो फॉर्म है जैसे कि मैंने बताया, ये फर्स्ट फॉर्म है, राइट, और ये जो है सेकंड फॉर्म है, रिटेन इसका थर्ड फॉर्म है, और राइटिंग इसका फोर्थ फॉर्म है। इसमें से केवल फर्स्ट फॉर्म ऐसी है जिसके अंदर ये सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि राइट में क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है, तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें सिंगुलर होगा राइट्स, WRITES, राइट्स, और इसका प्लूरल वर्जन है WRITE। तो ये राइट्स क्या है, सिंगुलर, और राइट क्या है, प्लूरल। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी वर्ब होती हैं उनमें एस या ईएस लगाने से वो क्या हो जाती हैं, सिंगुलर। नॉर्मली ज्यादातर वर्ब्स में जब आप एस या ईएस लगाते हैं वर्ब्स में तो वो क्या हो जाती हैं, सिंगुलर। और नाउन जो होते हैं अगर उनमें एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिया, अब मैं किससे लिख रहा हूं, पेन से, पेन में हमने एस अटैच कर दिया तो क्या हो गया, पेन्स। तो यहां पे ये जो वर्ड है पेन्स, ये क्या है, नाउन, और ये प्लूरल है, और ये पेन क्या है, सिंगुलर। यानी नाउन के अंदर, ध्यान दीजिएगा, नाउन के अंदर जितने भी नाउन होते हैं नॉर्मली, ज्यादातर नाउन के अंदर जब हम एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल। इस समय ये सिंगुलर है पेन, इसमें हमने एस अटैच किया, पेन्स हो गया, और पेन्स क्या है, प्लूरल। और जितनी भी वर्ब होती हैं वो अपने रूट फॉर्म में प्लूरल होती हैं, और उनमें अगर हम एस या ईएस लगाते हैं तो क्या बन जाती हैं, सिंगुलर। यानी वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ, वर्ब में आप एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब क्या हो जाती हैं, वर्ब हो जाती हैं क्या, सिंगुलर। और अगर नाउन के अंदर आप एस या ईएस लगाते हैं किसी नाउन में तो ज्यादातर नाउन क्या हो जाती हैं, एस या ईएस लगाने से प्लूरल। तो नाउन एस या ईएस लगाने से प्लूरल हो जाती हैं ज्यादातर, और वर्ब एस या ईएस लगाने से ज्यादातर क्या होती हैं, सिंगुलर। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो ध्यान रखें। तो ये जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जैसे यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म, और राइटिंग फोर्थ फॉर्म। तो एक तो पॉइंट ये ध्यान रखें, केवल फर्स्ट फॉर्म ऐसी है जिसके अंदर ये 2 लेग्स होती हैं, सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट फॉर्म को छोड़ करके बाकी जितनी भी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इनके अंदर एक ही लेग होती है, इनके अंदर सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट केवल एक ही फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात यह कि जब भी आप कोई टॉपिक स्टडी करेंगे तो वहां पे आपके सामने कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगी। किसी टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, कहीं फोर्थ फॉर्म। तो आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब का याद होना भी जरूरी होता है। इंग्लिश के अंदर चैप्टर तो बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है, ये है हार्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का ये दिल है क्या, वर्ब। क्योंकि अगर कहीं आप वर्ब गलत कर देते हैं तो आपका सेंटेंस पूरी तरह रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर आपने वर्ब सही यूज किया है सेंटेंस में और आपसे 2-4 वर्ड्स में स्पेलिंग एरर हो गई है तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से क्रॉस नहीं होगा। वहां पर टीचर कुछ मार्क्स कट करेंगे स्पेलिंग एरर के लिए, लेकिन अगर आपने वर्ब इनकरेक्ट कर दिया, भले ही सिंगल मिस्टेक है, आपने इज की जगह वहां पे विल कर दिया या वर कर दिया, तो वो सेंटेंस पूरी तरह से क्रॉस होगा। तो इसलिए इंग्लिश ग्रामर के अंदर वर्ब को किसका दर्जा प्राप्त है, हार्ट ऑफ इंग्लिश का। तो वर्ब की फॉर्म्स पर विशेष ध्यान देना है।
जैसे इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसका हैप्पी बर्थडे हो जाता है, दिल बंद इंसान खल्लास। ऐसे ही अगर आपके सेंटेंस के अंदर और 4 मिस्टेक हो जाए चलेगा, पूरी तरह से 0 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वर्ब गलत हो जाती है तो पूरा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये आपके सेंटेंस की धड़कन है, इसको बंद ना होने दें। राइट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करें। इसके लिए आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब का थोड़ा याद होना जरूरी है। 100% ना याद हो, लेकिन जो पॉपुलर वर्ब्स हैं जो आपकी बुक में लिस्ट दे रखी है उसको पढ़ लें 1-2 बार, काफी वर्ब्स याद हो जाती हैं, बड़ी सिंपल हैं। आपको एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर क्या ना हो, वर्ब ना हो। ये जो वर्ब है इसके बगैर कोई भी सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वर्ब की फॉर्म्स आपको रीड करनी है, जो आपको अपने मॉडल में दे रखी हैं या जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी हैं, अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश। तो ये अच्छी बुक है यूपी बोर्ड के हिसाब से। इसके जो राइटर हैं एसपी गुप्ता, इन्होंने काफी मेहनत की है और अच्छा कलेक्शन है। तो आप इन वर्ब्स को रिवाइज जरूर करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर्स की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमें ये स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर्स हमें याद हैं और इनको हमने 1-2 बार रिटन किया है तो हम काफी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। जब हमारे सामने कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जो प्लेन होता है, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड या नहीं जैसा शब्द नहीं होता। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, राहुल खाना पकाता है। राहुल खाना पकाता है, ये एक स्टेटमेंट हमने लिया। तो यहां पे राहुल क्या है? सब्जेक्ट। पकाता है, दिस इज वर्ब, राहुल सब्जेक्ट, और खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो प्लेन होता है, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड या नहीं शब्द नहीं होता। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करना पड़ेगा? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको एस मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है? राहुल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राहुल है। फिर क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मेन वर्ब की फॉर्म लेनी है। इसमें मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूं ग्रामर का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको फॉलो करना है। एस 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 वी, एस 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 वी, पी एस पी वी, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके, एस 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 वी, पी एस पी वी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब सपोर्ट करें और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल। राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। और मैंने आपको अभी बताया था वर्ब सिंगुलर हो जाती है एस या ईएस लगाने से। तो कुक तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, कुक पकाता है, कुक, और इसमें हम एस लगा देंगे क्योंकि हमें सिंगुलर फॉर्म चाहिए। राहुल कुक्स द फूड। तो सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म, इसको हम फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड। अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो फिर कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, उसको ऑब्जेक्ट के बाद लेना है। फिलहाल हमारे सेंटेंस में केवल इतना ही है, तो राहुल कुक्स द फूड ये सेंटेंस हो गया। अगर सेंटेंस होता राहुल किचन में खाना पकाता है, तो ये जो सी लिखा हुआ है उसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट, तो वो फिर ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है, राहुल कुक्स द फूड इन द किचन। अब मान लीजिए सेंटेंस आपका नेगेटिव है। इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, राहुल खाना नहीं पकाता है। राहुल खाना नहीं पकाता है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये नहीं आ रहा है, नहीं पकाता है। तो अब जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करना चाहेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर चाहिएगा नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू स्लैश डज, यानी या तो डू लेना है या डज। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लीजिए,
सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लीजिए। उसके बाद आपको नॉट सपोर्ट करना है। फिर मैन वर्ब की प्लूरल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। मैंने अभी आपको बताया था कुछ बुक्स में एस फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है, इसलिए मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म। तो मैन वर्ब की प्लूरल फॉर्म लेंगे आप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस राहुल खाना नहीं पकाता है, तो सबसे पहले क्या लिया हमने, सबसे पहले हमने लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो यहां पे हमने राहुल लिखा। अब राहुल के साथ हमें डू लेना है या डज, राहुल के साथ हमें डज लेना है क्योंकि राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, राहुल डज। अब स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि इसके बाद नॉट लीजिए, राहुल डज नॉट। हमें बस अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। नॉट के बाद क्या लेना है, मैन वर्ब प्लूरल फॉर्म, राहुल डज नॉट कुक। और उसके बाद हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट द फूड। राहुल डज नॉट कुक द फूड। तो ये सेंटेंस क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें नहीं हो। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी को फॉलो करते हैं, और इसमें जो नेक्स्ट है वो है I1, इंटरोगेटिव टाइप 1। अब I1 कौन से सेंटेंस होंगे, I1 कैटेगरी में जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे। क्या राहुल खाना पकाता है, क्या राहुल खाना पकाता है, ये सेंटेंस I1 है। क्यों, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है। तो जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स, वो सेंटेंस किस कैटेगरी में आएंगे, I1 यानी इंटरोगेटिव टाइप 1। इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको I1 का स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखते हुए आपको डू डज लेना है, उसके बाद मैन वर्ब प्लूरल फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल के साथ आपको क्या लेना है, डज। फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, तो डज राहुल। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या बोल रहा है स्ट्रक्चर, मैन वर्ब लीजिए प्लूरल फॉर्म, डज राहुल कुक। और फिर क्या बोल रहा है स्ट्रक्चर, आप ऑब्जेक्ट लीजिए, डज राहुल कुक द फूड। और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क करना है, यहां भी हमें क्वेश्चन मार्क लेना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है पंक्चुएशन, वहां पे यही सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप। तो इन सब छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर ना करें। जैसे ही अपनी गलती पकड़ में आए, जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, तो तुरंत उसको सही कर लेना चाहिए। जो अच्छे टीचर होते हैं, जो एग्जामिनर स्ट्रांग होते हैं, और स्ट्रांग ही होते हैं एग्जामिनर अपने सब्जेक्ट में, तो वो काफी माइक्रो लेवल पे चीजों को देखते हैं, और छोटी छोटी गलतियां अगर ज्यादा होती हैं तो वो आपके स्कोर को काफी कम कर सकते हैं। डज राहुल कुक द फूड। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं I1N। इसी सेंटेंस को हम I1N में शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्या राहुल खाना नहीं बनाता है, क्या राहुल खाना नहीं बनाता है, नहीं पकाता है, सॉरी। तो हमने ये सेंटेंस ये लिखा है यहां पे। तो I1N कौन से होते हैं, जिनके अंदर स्टार्टिंग में क्या आएगा और नहीं भी आएगा। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या और नहीं दोनों हैं, स्टार्टिंग में क्या होना जरूरी है, तो वो सेंटेंस I1N है। तो जब आप I1N सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर भी I1N का ही सपोर्ट करना पड़ेगा। I1N का स्ट्रक्चर ये है, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, मैन वर्ब प्लूरल फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा जो सब्जेक्ट राहुल, उसके साथ हमें क्या लेना है, उसके साथ हमें लेना है डज, डज। फिर क्या लेना है हमें, सब्जेक्ट, डज राहुल। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लीजिए, डज राहुल नॉट। उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है कि आप वर्ब लीजिए, डज राहुल नॉट कुक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड। डज राहुल नॉट कुक द फूड। अब नेक्स्ट है I2, इंटरोगेटिव टाइप 2। ये कौन से सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स,
I2 सेंटेंस वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड तो आता है लेकिन सेंटेंस के मिडल में। एग्जाम्पल लेते हैं अपना वही पुराना सेंटेंस, राहुल खाना कब बनाता है, कब पकाता है, सॉरी। जरूरी नहीं कि हम कब लें, हम यहां पे कहां भी ले सकते हैं। राहुल खाना कहां पकाता है, राहुल खाना क्यों पकाता है, लेकिन सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो राहुल खाना कब पकाता है, यहां पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। तो क्वेश्चन वर्ड I2 में मिडल में आता है। कब, क्यों, कहां, कैसे, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन आएगा मिडल में। अब इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें जो स्ट्रक्चर चाहिएगा वो चाहिएगा I2। और I2 स्ट्रक्चर है ये, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड यानी कि ये जो वर्ड है इसकी इंग्लिश, फिर उसके बाद डू डज, डू डज के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लेना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। तो इंग्लिश होगी व्हेन, और उसके बाद राहुल के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, डज, क्योंकि राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा। व्हेन डज राहुल, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। व्हेन डज राहुल कुक द फूड, ये हो गया I2 सेंटेंस। व्हेन डज राहुल कुक द फूड। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर से ही पता लगता है। रीऑर्डरिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी स्ट्रक्चर से होते हैं। एडिटिंग करनी होती है कि सेंटेंस इनकरेक्ट दिया हुआ है, कोई उसमें मिस्टेक है माइनर, आपको पता लगाना, वहां भी स्ट्रक्चर की काफी इंपॉर्टेंस रहती है। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको स्ट्रक्चर सही से आते हैं तो आप पैसिव भी आसानी से सीखोगे, नरेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी, आप एडिटिंग कर पाओगे क्वेश्चंस की, और आप ट्रांसलेट जब करोगे हिंदी से इंग्लिश में, जैसे आपको हिंदी स्टोरी आती है उसको ट्रांसलेट करना होता है, वो सब कुछ स्ट्रक्चर के बेस पर होता है। तो जहां भी आपको हमारी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो या हमारे वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई शिकायत हो तो मेरा जो इनपुट आपको मिल रहा है ना उसको मेरे साथ शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, जिससे कि हम इंप्रूवमेंट कर सकें उस डायमेंशन में और बेटर तरीके से आपकी हेल्प कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट का जो लास्ट है I2N। I2N मतलब इंटरोगेटिव टाइप टू नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी होगा और नहीं भी आएगा। उसी सेंटेंस को हम फिर से रोटेट करते हैं, राहुल खाना क्यों नहीं बनाता है, राहुल खाना क्यों नहीं बनाता है, क्यों नहीं पकाता है। तो हमें अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन वर्ड लेना है, जिससे कि सेंटेंस का सेंस राइट रहे। तो I2N के अंदर क्वेश्चन वर्ड भी होगा और नहीं भी आएगा। अब इसमें जो स्ट्रक्चर हमें सपोर्ट करना है वो ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आइए फॉलो करते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो सबसे पहले हमें क्यों की इंग्लिश लेनी है, WHY। उसके बाद राहुल के अकॉर्डिंग डू डज, तो राहुल वाई डज, क्योंकि राहुल सिंगुलर है, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट राहुल, वाई डज राहुल नॉट। नॉट हमेशा आपको मैन वर्ब से पहले लेना होता है। वाई डज राहुल नॉट कुक द फूड, एंड क्वेश्चन मार्क। वाई डज राहुल नॉट कुक द फूड। तो ये हो गया I2N। तो फ्रेंड्स कुल मिला के आपको बेसिक स्टेज में ये 6 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कौन से, अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, असर्टिव, ASSIRTIVE। और उसके बाद फिर होते हैं I1 इंटरोगेटिव टाइप 1, I1N इंटरोगेटिव टाइप 1 नेगेटिव, I2 यानी इंटरोगेटिव टाइप 2, और I2N इंटरोगेटिव टाइप 2 N।
ये जो 4 हैं ये किस में आते हैं? इंटरोगेटिव में। तो आपकी स्टेज पर आपको इंटरोगेटिव स्टेटमेंट कितने करने होते हैं? 4, और असर्टिव में 2। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 टाइप के स्टेटमेंट आपके हो जाते हैं। तो 2 कैटेगरीज हो गई, असर्टिव और इंटरोगेटिव। असर्टिव में कौन कौन से आते हैं? अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इंटरोगेटिव में ये 4 हैं। अब पंक्चुएशन की दृष्टि से ये ध्यान रखना है कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव, उनके लास्ट में हमेशा क्या आता है? फुल स्टॉप। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आएगा अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव है यानी कि असर्टिव है। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, अब चाहे वो 4 टाइप्स में से कोई सा भी हो, चाहे वो I1 हो, I1N हो, I2 हो, I2N हो, आपके सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और आपको ये स्ट्रक्चर्स आई होप कि स्क्रीन पर क्लियर देख पा रहे होंगे आप। आगे से मैं रेड पेन का यूज नहीं करूंगा क्योंकि ब्लैक पेन से मुझे लगता है विजिबिलिटी ज्यादा रहती है, लेकिन आप स्क्रीन को जूम करके या फिर स्टिल करके ये स्ट्रक्चर्स नोट कर सकते हैं, यहां से लेकर और यहां तक। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, I1, I1N, I2, I2N। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो आपका ट्रांसलेशन राइट होगा। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक था जिसका टाइटल था प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इस टॉपिक में अगर कहीं कोई डाउट हो, कैसा भी कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप उसे शेयर करें, जिससे कि आपके फीडबैक के बेस पर हम और दूसरा जो टॉपिक आपके साथ लाएंगे तो उसमें वो फीडबैक काम करेगा, उसमें हम बेटर करेंगे उन चीजों को जहां आपकी कोई शिकायत है। कैसा भी कोई क्वेश्चन हो आप उसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम उसको रेस्पॉन्स करेंगे। और अगर आपको कुछ समझ में आया हो और आपको लगा हो कि हाँ हमको सीख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, लेकिन न्यूट्रल ना रहें। अच्छा क्या लगा ये आप बताएंगे तो और ज्यादा अच्छी बात होगी, और खराब क्या लगा डिसलाइक करने से पहले ये बताएंगे तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा। और आप अगर अपना क्वेश्चन शेयर करते हो तो आने वाले टाइम में हम और बेहतर तरीके से आपकी हेल्प कर पाएंगे। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, अगर ये चैनल आपकी हेल्प कर रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे समय रहते वो भी इसका फायदा उठा पाए, क्योंकि हम एग्जामिनेशन डेट से 2-3 दिन पहले तक पूरा सिलेबस आपका रिवाइज करा देंगे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से आपको अटेंड करना चाहिए, किन चीजों पे कम ध्यान देना है, किन पर ज्यादा फोकस करना है, ये सब कुछ हम यहाँ शेयर करेंगे। आपको 100% गाइडेंस मिलेगी, और कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स भी हम शेयर करेंगे जिससे कि आपको आसानी हो एग्जामिनेशन हॉल में अपने एग्जाम को करने में। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया और मुझे सुना। और आने वाले लेसन में हम और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करेंगे। नेक्स्ट लेसन होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थैंक यू, हम फिर मिलेंगे।